हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनसीईआरटी की है, क्लास 7th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 6th चैप्टर तक, जो छठवां चैप्टर था वहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम लोग 7वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो इस चैप्टर में हम लोग मेन बस्तियाँ, परिवहन और संचार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस्तियाँ, परिवहन और संचार, तीन चीज़ों के बारे में। बस्तियाँ, परिवहन और संचार। देखो, इस चैप्टर को आप जब किताब में देखोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री मतलब कि इतिहास से संबंधित चीज़ें दी हैं। जैसे कि बस्तियों के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सिंधु नदी है, टिग्रिस नदी है, नील नदी है और हुआंग ही नदी है। ठीक है, इनके किनारे सभ्यताएं विकसित हुई और सभ्यताएं ज़्यादातर जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुई। ठीक है, सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर पुरानी सभ्यताओं के बारे में इसे दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है तो ये सिंधु नदी के बगल में हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके बगल में हुई? टिग्रिस नदी के बगल में। और नील नदी के बगल में मिस्र की सभ्यता हुई। और हुआंग ही, पीली नदी, हुआंग ही या पीली नदी, एक ही नाम है इसका, हुआंग ही या पीली नदी, पीली नदी सभ्यता विकसित हुई। चाइना की बात है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर में जब बस्तियों के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उनके जो शुरुआती स्टेज है वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है सिंधु का, ठीक है, नील का, टिग्रिस का और हुआंग ही का। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगी, सिंधु नदी, टिग्रिस नदी और हुआंग ही नदी के किनारे कौन कौन से सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बुक से देख लीजिए। बुक में से नोट्स पूरे इसमें हैं। ठीक है, और उस बुक पढ़ने को एक बार पढ़ लो। ठीक है ना, नोट्स बनाने के लिए ऐसे नोट्स बना लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस्तियों के बारे में दिया हुआ है। बस्तियों के बारे में तो सबसे पहले दो तरह की बस्तियाँ दी हुई हैं। एक स्थायी बस्ती होती है और एक अस्थायी बस्ती होती है। बस्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक स्थायी होती है और दूसरी अस्थायी। ठीक है, स्थायी होती है और अस्थायी होती है। अच्छा, फिर दिया है बसाव स्थान के बारे में। बसाव स्थान क्या होता है? वे स्थान जहाँ भवन एवं बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है ना, बसाव स्थान क्या होता है? जहाँ पर भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं। ठीक है, उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान की प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। मतलब कि आदर्श बसाव के स्थान मतलब कैसे होंगे? जहाँ पर बसाव होने की संभावना ज़्यादा होंगी, वहाँ पर जलवायु अनुकूल होगी। ठीक है, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी सारी सिचुएशंस जहाँ होंगी वहाँ पर सभ्यता का विकास होना तय होता है। मतलब कि यहाँ पर हो सकती है सभ्यता का विकास अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि वहाँ पर 95% ये मानिए कि वहाँ पर सभ्यता आराम से विकसित हो सकती है। ठीक है, फिर अस्थायी क्या होता है? अस्थायी का मतलब होता है मतलब कि कुछ समय के लिए। जैसे कोई ऐसी सभ्यता है जो बस्ती है जो कुछ समय के लिए है। मतलब बस्ती की बात करें, कोई ऐसी बस्ती है जो कुछ समय के लिए है। मतलब कि घने जंगल होंगे, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान की जगह। मतलब घना जंगल होगा तो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक कोई बस्ती रह नहीं पाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म स्थान होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान होगा। ठीक है, तथा पर्वतों के आसपास या पर्वतों में। ठीक है, अस्थायी आकार जो पर्वत होते हैं उनमें पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। मतलब कि ये एग्जांपल दिया हुआ है कुल मिलाकर के कि जैसे कि घने जंगल हो गए, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान हो गए, पर्वत के निवासी जो है अक्सर किस में आते हैं? अस्थायी बस्तियों में। ठीक है, वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, आखेट मतलब शिकार होता है। वे आखेट, संग्रहण, ठीक है, स्थानांतरित कृषि मतलब कि जैसे कि आज यहाँ पर हैं, यहाँ पर खेती की। ठीक है, और यहाँ पर अनाज उगाया और उसको यूज़ किया और फिर आगे बढ़ गए। कुछ फिर यहाँ पे किस खेती की। ठीक है, जंगलों को काटा और वहाँ पे खेती की, फिर जो है आगे बढ़ गए, फिर घूम फिर के इस तरह ही वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास के बारे में, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकलते हैं। ठीक है, मतलब लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं, मतलब कि जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकलते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, फिर है नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। मतलब कि नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं उसमें नगर छोटे होते हैं और शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग जो होते हैं वो निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो जो नगर होते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं निर्माण में, व्यापार में और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये था बस्तियों के बारे में। अब देख लो परिवहन के बारे में, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है परिवहन के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के एडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। मतलब कि जो अफ्रीका में लांबा एक जानवर होता है। ठीक है, उसका उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक भी एक जानवर होता है। ठीक है, मतलब कि परिवहन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, परिवहन में जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परिवहन के 4 जो साधन हैं, परिवहन के 4 साधन हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया और वायु मार्ग। ठीक है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये ध्यान रखना, परिवहन के 4 साधन होते हैं। ठीक है, परिवहन के 4 साधन होते हैं, सड़क, रेल, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, अब देखो स्वर्ण चतुर्भुज जो है महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, देखिए स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जो है किसको जोड़ता है? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है ना। अब देखो सड़क मार्ग, यहाँ पे सड़क मार्ग डिस्कस करेंगे, फिर रेल मार्ग, फिर जल मार्ग, फिर समुद्री मार्ग। देखो सबसे पहले सड़क मार्ग देखते हैं। सड़क मार्ग मतलब हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग मतलब सबवे कहते हैं। और फ्लाईओवर जो होते हैं उत्तीर्ण संरचनाओं के ऊपर बनाया जाता है। मतलब कि जो फ्लाईओवर होता है मतलब जो ऊपर होता है, और जो एक तरह से अंडरग्राउंड जो होता है उसको बोलते हैं सबवे। ठीक है, मतलब कि 2 तरह की यहाँ पे सड़कें बताई गई हैं। एक जैसे मान लो कि कोई ये पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ है तो इसमें होल करके ये रास्ता बना देते हैं, तो यहाँ से जो है इस तरफ निकल जाते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से हो गया जो सबवे हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि 2 स्थान हैं, जैसे कि मानो 2 पर्वत हैं, ठीक है ना, इनको जोड़ दिया गया ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना, पुल के माध्यम से एक तरह से, तो ये क्या हो जाते हैं? फ्लाईओवर। ठीक है, उत्तीर्ण संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो रेल मार्ग है। भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी रेल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एशिया की सबसे बड़ी रेल है। मतलब कि जो पूरा एशिया की बात करें तो जो भारतीय रेल का नेटवर्क है सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है ना, तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 2 स्थानों के नाम दिए गए हैं, एक सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा है व्लादिवोस्टोक। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक एक ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सबसे लंबा रेल मार्ग है। इससे लंबा रेल मार्ग विश्व में कहीं पर भी नहीं है। और इसका जो चित्र है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, वो NCERT में दिया भी हुआ है। आप एक बार देख लेना, मतलब उसमें बनाना नहीं है चित्र, बस देख लेना एक बार। वहाँ पे दिया हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक एक रेल लाइन दिखाई गई है रूस के मैप में। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप। ठीक, अब देखो जल मार्ग क्या होता है। जल मार्ग देखो अंतर्देशीय जल मार्ग होता है और समुद्री मार्ग, 2 तरह के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और
समुद्री मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिक दूरी में भारी बड़े सामान ढोने के का सस्ता साधन है, मतलब कि ज़्यादा लंबी दूरी हो तो जब भारी सामान हो तो उसको समुद्र के रास्ते भेजना सस्ता और आसान होता है। मतलब कि ज़्यादा देखा होगा कि जो शिप होते हैं जो पानी में चलते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, बॉक्स लदे होते हैं। तो वो काफ़ी 1-2 बॉक्स नहीं होते, उसमें कम से कम सैकड़ों बॉक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्लेन से ले जाना संभव नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर ज़्यादा वज़न चीज़ है तो उसको पानी से ले जाना आसान भी है और कम खर्चीला है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो नदियाँ होती हैं उनका उपयोग जो है, नदियों और झीलों का उपयोग जो है अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्देशीय जलमार्ग की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर नदियों और झीलों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिक दूरी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है, अफ्रीका से अमेरिका में जाना है, अमेरिका से अफ्रीका में जाना है, या एशिया से अमेरिका जाना है, तो ये सब समुद्री मार्ग से ज़्यादा सरल होता है और सस्ता भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का दिया हुआ है, और उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक का दिया हुआ है, अफ्रीका में नील नदी का दिया हुआ है। यहाँ पे एक तरह से अंतर्देशीय जलमार्ग काम होता है, मतलब कि देश के अंदर ही जो है चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए पत्तन से जुड़े होते हैं, ठीक है। सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए पत्तन जुड़े होते हैं। तो महत्वपूर्ण पत्तन जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एशिया में सिंगापुर, मुंबई, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है। अफ्रीका में डरबन है, केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। यूरोप में लंदन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब कि समुद्री मार्ग का अगर बात करें तो सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, चैप्टर छोटा ही है, ठीक है ना। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने लायक थी, और बाकी चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन इतनी चीज़ें हैं, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट 8th चैप्टर, मतलब 8वां चैप्टर जो है ये, इसको देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। पिछला वाला तो आप एक बार ऐसे सरसरी निगाह से भी देख लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो मेन दो चीज़ डिस्कस करेंगे, मतलब कि 2 बेसिन डिस्कस करेंगे। एक अमेजॉन बेसिन के बारे में दिया हुआ है और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, ठीक है। एक अमेजॉन बेसिन के बारे में दिया हुआ है और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें यही समझने को मिलेगा कि इन दोनों बेसिन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमेजॉन बेसिन के बारे में देखते हैं क्या है। देखो, तो यहाँ पर अमेजॉन बेसिन के बारे में ये बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो अमेजॉन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। नदी बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब देखो, अमेजॉन बेसिन के बारे में अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ये चीज़ ध्यान रखना कि अमेजॉन बेसिन कहाँ है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जैसे मैप दिखाएगा ना, 10 डिग्री ये है और ये 10 डिग्री ये है, तो इसके बीच वाला जो एरिया है ये अमेजॉन बेसिन वाला एरिया है, ठीक है ना। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का एरिया जो है वो अमेजॉन बेसिन का है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है वह स्थान जहाँ कोई नदी अन्य जल राशि में मिलती है
उसे मुहाना कहते हैं। मतलब कि कोई नदी है मतलब कि इसे मान लेते हैं ये समंदर है, ठीक है, और ये कोई नदी है, ठीक है ना, यहाँ पे आके मिल गई है, ठीक है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मिल गई है, तो ये स्थान जो है मुहाना कहलाएगा। मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिल जाती है, मतलब कि ये नदी है और ये दूसरी कोई जल राशि है, मतलब कि फिर वो चाहे समुद्र हो या झील हो, तो उसको ये जो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना, इसको नदी का मुहाना बोलते हैं, ठीक है। मतलब नदी ऐसे आई और यहाँ पर पानी इसने गिराना शुरू कर दिया समुद्र में, तो उसको मुहाना कहते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है जो किताब में एनसीईआरटी किताब में दिया होता नहीं कि क्या आप जानते हैं, एक बॉक्स दिया होता है बगल में, वहाँ से एक फैक्ट है कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन नामक महिला योद्धाओं के कारण इसका नाम अमेजोन पड़ा, ठीक है ना। जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोस नामक महिलाएं थी, उसी के कारण इसका नाम अमेजोन पड़ा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना अमेजोन के बारे में। ये इस तरह का एक मैप बना लेना, ठीक है ना, ये मत बनाना, तो ये खाली मैप बना लेना, ठीक है, मैप बना लेना इसे दक्षिण अमेरिका में है अमेजोन, ठीक है। अब देखो सहायक नदी के बारे में दिया हुआ। सहायक नदी क्या होती है? ये छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है, ठीक है ना। मतलब जैसे मुख्य नदी ये है, यहाँ पर एक छोटी नदी मिल गई आकर के, ये दूसरी छोटी नदी मिल गई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं दो छोटी छोटी, ये वाली और ये वाली, ये सहायक नदी कहलाती है, ठीक है, ये सहायक नदी कहलाती हैं, ठीक है। और जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन कहलाता है, मतलब जहाँ बहाकर ले जाती हैं और उसको बेसिन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसकी जलवायु के बारे में, अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में। देखो अमेजन बेसिन में जो है गर्म नम जलवायु है, अमेजन बेसिन में जो है गर्म नम जलवायु है, और मौसम दिन और रात दोनों में दिन और रात दोनों में आर्द्र और गर्म रहता है, ठीक है। शरीर में चिड़चिड़ापन, मतलब कि नमी होती है ना, तो इस वजह से चिड़चिड़ापन होता है वहाँ पर। और प्रतिदिन वर्षा होती है, वर्षा जो होती है वो प्रतिदिन होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कि पहले से कोई मौसम नहीं बना होगा कि लगेगा कि हाँ बारिश होने वाली है, बस अचानक बारिश होने लगेगी, ठीक है। दिन का तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, लेकिन रात का टेम्परेचर कम होता है, आर्द्रता उसी तरह रहती है, मतलब सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये वहाँ की जलवायु के बारे में है। अब देखो जो अमेजन बेसिन के वर्षा वन है उनके बारे में देखते हैं क्या है। तो ये सघन वन होते हैं, वर्षा के कारण जो है ये हमेशा भीगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पत्तियों की एक तरह से छत बन जाती है, मतलब कि इतने घने होते हैं ये कि जो मतलब कि धूप होती है, जो सनलाइट होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। और केवल वनस्पति यहाँ पर मिलती है, ठीक है, केवल वनस्पति मिलती है यहाँ पर ज़मीन पर, और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसको जो है पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है कि परजीवी पौधे जैसे आर्किड है, ब्रोमेलाइड है, ठीक है। पत्तियों में इनकी पत्तियों में जो ब्रोमेलाइड में है ना, इसकी पत्तियों में जो है जो मेढक होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर परजीवी पौधे हैं, आर्किड है और ब्रोमेलाइड है, और ये इनकी पत्तियों में पानी होता है और इस पानी में जो होते हैं मेढक अंडे देते हैं, ठीक है। पक्षी की अगर बात करें तो यहाँ पर टूकन मिलेगा, गुंजन पक्षी मिलेगा और रंगीत पक्षी, ठीक है ना। इन पक्षियों के नाम याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जानवरों की बात करें तो बंदर मिलेगा, स्लॉथ मिलेगा। तो स्लॉथ के बारे में सीटेट में काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। स्लॉथ के बारे में सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। तो स्लॉथ के बारे में अगर पढ़ लेना। टैपीर चींटी खाता है ये, ठीक है ना। टैपीर जो होता है ये चींटी खाता है, देखने में एकदम जैसे हिंदुस्तान में इंडिया में सूअर होते हैं बिल्कुल वैसे देखने में लगता है, ठीक है, लेकिन ये चींटी खाता है, ठीक है। और सरीसृप की बात करें तो यहाँ पर मगरमच्छ मिल जाएगा, अजगर के बारे में सुना ही होगा, ठीक है ना। और एनाकोंडा मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, वो एक तरह का अजगर जैसा बड़ा जो होता है रेप्टाइल होता है। और ये मछली के बारे में ध्यान रखना, पिरान्या मछली, ये मांस खाती है, ठीक है ना, पिरान्या मछली, इसके बारे में ध्यान रखना। पिरान्या मछली के बारे में, इसके बारे में कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो पिरान्या मछली के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतनी चीज़ें ध्यान रखना
किसके बारे में, अमेजॉन बेसिन के बारे में, ठीक है। इतने में काम हो जाएगा। एक बार ऐसे मतलब कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ी जाती है ना, न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, वैसे एक बार बुक पढ़ लेना, ठीक है। और फिर ये नोट्स एक बार जो है कायदे से बना लेना, काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। अब देखो गंगा बेसिन के बारे में देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में काफ़ी चीज़ें पता भी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बेसिन है, मतलब कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, वो मिलकर जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका निर्माण करती हैं। कि मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र है बेसिन है, उसमें कौन कौन है, गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ, ये सब मिलकर, है ना, सारी जब मिलेंगी तब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। अब देखो यहाँ पर सहायक नदियाँ दी हुई हैं, गंगा की सहायक नदी कुछ दी हुई है, ठीक है। जैसे घाघरा के बारे में दिया हुआ है, सोन के बारे में, चंबल है, गंडक है, कोसी, ठीक है। ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। जितनी एनसीईआरटी में दी हैं उतनी लिखा है, ठीक है ना, और बाकी भी ज़्यादा भी हैं, ठीक है। अब देखो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से जो है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर की ओर। ये देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, मैप बना हुआ है, एक मिनट, देखो ये मैप बना हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर की तरफ, ये बीच का जो एरिया है, ठीक है ना, ये बीच का एरिया, ये है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, ठीक है। और फिर यहाँ पर अनेक चाप झील मिल जाएंगी, और जो है जलवायु मानसूनी मिल जाएगी, और जून से सितंबर के बीच वर्षा मिल जाती है, ठीक है ना, ये मानसून का टाइम होता है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका है यहाँ पर, मतलब कि जैसी जैसी जनसंख्या है उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्यावरणीय कारक हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम हैं, मतलब कि जो गंगा बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र, मतलब कि जैसे कि इधर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिज़ोरम, इस तरफ जो है कम जनसंख्या मिलती है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर भारत और जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, इन सब जगहों पे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान है, ठीक है, समतल मैदान है, उपजाऊ भूमि है, तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। खेती करना आसान होता है इसलिए, और घर बनाना आसान होता है। लेकिन जो असम वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वो ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर पर्वत हैं, वहाँ पर समतल ज़मीन नहीं है, बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ ब्रह्मपुत्र की वजह से, इसलिए वहाँ जनसंख्या का जो वितरण है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में, ठीक है। लेकिन पूरे अगर बेसिन की बात करें तो जनसंख्या घनत्व अधिक है, मिट्टी उपजाऊ है, फसल के लिए अनुकूल है, समतल भूमि है, जो चीज़ बताया ना, और धान मुख्य फसल है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो गंगा वाला रीजन है और ब्रह्मपुत्र वाला जो बांग्लादेश वाला, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं जाके, वो रीजन उस तरफ धान होता है। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा धान उगाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश वाला रीजन जो है उधर भी धान बहुत उगाया जाता है। अपने इधर यूपी और बिहार में जो है इधर भी धान की खेती अच्छी होती है, ठीक है। अन्य फसलें भी उगाई जाती है, जैसे गेहूँ के बारे में, गेहूँ उगाया जाता है, मक्का भी उगाया जाता है, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना हो गया, जूट हो गया, और केले के भी कुछ बागान मिल जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम में जो है चाय की खेती अच्छी होती है, ठीक है। असम में तो पता ही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाय की खेती होती है, ठीक है। और जो है बिहार और असम में सिल्क के कीड़े का संवर्धन होता है। जो सिल्क होता है ना, सिल्क से कपड़ा बनाया जाता है, उसके कीड़े जो हैं उनकी खेती की जाती है और सिल्क उत्पादन होता है। और यहाँ पर मंद ढाल है, पर्वत पहाड़ी की वेदिकाओं में फसल होती है। जैसे देखा होगा ना, सीढ़ीदार खेती जो होती है, जो सीढ़ीदार खेती होती है वो वहाँ पर मतलब इधर ही मिलती है, ब्रह्मपुत्रा वाले रीजन में, ठीक है ना। मतलब जैसे कि इंडिया का मैप अगर बनाए, जैसे कि ये है इंडिया का मैप, एक मिनट, अब देखो इधर जो है, इधर ये अरुणाचल प्रदेश और ये वाला रीजन है ना। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाला रीजन है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और
ये GBB का मतलब है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सागवन है, साखू है, पीपल है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्रों में बांस के झुरमुट हैं। ये ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ है। ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्र में बांस के झुरमुट होते हैं। बांस के झुरमुट का मतलब होता है बहुत सारे बांस जो है इकट्ठा होते हैं, मतलब कि उनकी उपजते ही वैसे हैं। मतलब कि देखा होगा जहाँ पर कभी आपने देखा हो बांस वांस जहाँ लगे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी संख्या में बांस इकट्ठे उगे हुए होते हैं। ठीक है। तो उसको बांस के झुरमुट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डेल्टा जो है डेल्टा, अगर जैसे कि अगर बात करें डेल्टा की, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है वो बांग्लादेश में मेन रीज़न है। मतलब कि उसका जो डेल्टा है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में थोड़ा आता है अपने यहाँ। ठीक है ना। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चीड़ के पेड़ मिलेंगे, देवदार के पेड़ मिलेंगे और फर शंकुधारी वन मिलेंगे। ठीक है ना। ये सारे वन मिलेंगे और ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल मिलेगी। ठीक है ना। ये सारे रीजन पहाड़ी इलाके हैं ना, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर तीव्र ढाल मिलेगी और ठंडी जलवायु होगी, ठंडी जलवायु मिलती है। उत्तराखंड में तो बर्फ़ ही गिरती है, ये तो पता ही होगा ना। एक सींग वाला गेंडा मिल जाता है, बंगाल टाइगर मिल जाएगा। ठीक है। मगर, घड़ियाल ये सामान्य चीज़ है, लेकिन बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गेंडा ये ध्यान रखना। ठीक है। बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गेंडा ये ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं, इनके नाम ध्यान रखना बिल्कुल, इनके ये नाम लिख लेना। जैसे रेहू है, कतला है, ये लोकप्रिय है। ठीक है। और मछली चावल जो है इधर का पश्चिम बंगाल वाले रीजन का मुख्य आहार है। ठीक है। पश्चिम बंगाल वाले रीजन का मछली चावल मुख्य आहार है। ठीक है। और यहाँ पर एक मछली है जिसको सुसु कहा जाता है। ये इसको अंधी डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। जल की मतलब कि शुद्धता ये बताती है, जहाँ पर ज़्यादा जल शुद्ध होगा वहीं पर पाई जाती हैं। अगर पानी में पॉल्यूशन है तो ये मछलियाँ या तो वहाँ से चली जाती हैं साफ़ जगह पर, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 से चला था। ये भी चीज़ NCERT मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये डेट ध्यान रखना। वैसे स्वच्छ भारत मिशन 2014 से ये सबको पता है, लेकिन डेट ध्यान रखना 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जयंती के दिन से। और जो गंगा नदी किनारे शहर हैं वो इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं ना वहाँ पे लखनऊ, ये पूरे बेसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। बेसिन की बात कर रहे हैं। लखनऊ के बगल में नदी पटना है, कोलकाता, ये सब नदी के किनारे बसे हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। और ये जितनी भी नदियाँ हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन वाली नदियाँ हैं। ठीक है ना। अब देखो, कोलकाता हुगली नदी पर एक महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर जो है एक महत्वपूर्ण पत्तन है। यूपी और बिहार में जो है बौद्ध स्तूप काफ़ी मिल जाएंगे इधर। लखनऊ में इमाम बाड़ा मिल जाएगा। इमारतों की बात कर रही है। ठीक है ना। अब जैसे कि इमारतों के यूपी और बिहार में बौद्ध स्तूप मिल जाएंगे, लखनऊ में इमाम बाड़ा मिल जाएगा। असम की बात करें तो यहाँ पे काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संस्कृति है। मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर विशिष्ट जनजाति संस्कृति मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। मेन चीज़ें सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। बस एक बार आप अखबार जैसे पढ़ा जाता है वैसे एक बार NCERT पढ़ लेना और चित्र वगैरह देख लेना। ठीक है। पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। और ऐसे ही नोट्स बना लेना। जैसे कि ये एक पन्ने में पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। और पीछे वाला चैप्टर जो देखोगे तो वो भी एक पन्ने में ही है। ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना, मतलब कि ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। अभी ये नहीं कि किताब NCERT के नोट्स बनाए थे पूरे, NCERT फिर से छाप दी, है ना। मानो 100 पेज की NCERT है तो तुमने 80 पेज में लिख दिया NCERT। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पेज में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये एक पेज में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। 2 ही चीज़ थी इसमें मेन, एक अमेजन बेसिन के बारे में और दूसरा था गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। ठीक है। बस यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इन्हीं को पढ़ना, कई बार पढ़ना और चित्र बना के, मतलब कि ये चित्र इसे बहुत छोटा बनाया है मैंने। ठीक है ना। आप एक पेज में जो है बड़ा चित्र बना लेना, तो उससे चित्र बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरी चीज़ें नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी लिखी हुई हैं। आप चाहो तो एक पूरे पन्ने में लिख लेना। ठीक है ना। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है। और बुक एक बार पढ़ लेना ऐसे, जैसे बताया कि न्यूज़पेपर से। तो ये 2 चैप्टर हम लोगों ने आज डिस्कस किए, 7वां और 8वां चैप्टर। ठीक है। बाकी जो दूसरा चैप्टर है, 9वां चैप्टर, ठीक है,
वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नवा चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये लगभग पूरी एनसीईआरटी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। 2 चैप्टर और बचे हैं, वो एक क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, मतलब एक पन्ने में वो भी चैप्टर लिखे हुए रखे हैं मेरे पास और वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा आप नोट्स मत बनाना, ठीक है। और ये एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है 8th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह धीरे धीरे जो है पूरी 11th तक की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे, 12th तक की, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ को देखिए, अगर आपके काम की वीडियो हैं वहाँ पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।